Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज़ू 502 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 दूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपको समझानी है कि आपने क्या करना है। जब भी आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, ठीक है, देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उसमें आपको अगर ब्लर नज़र आ रहा है, क्लैरिटी में अगर कोई चीज़ वाज़ह नज़र नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, उस वीडियो के टॉप के ऊपर ना, यहाँ पर, ठीक है, 3 डॉट्स लगे होते हैं, टॉप के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरह की आपके सामने ना ये रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी का, कैप्शंस का, सब कुछ जो होती है इंफॉर्मेशन होती है उस वीडियो की रिलेटेड, जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर क्लिक करेंगे, जो सबसे हाई लेवल की क्वालिटी होगी ना इनमें से, वो आपने चूज़ कर लेनी। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा हाई लेवल की क्वालिटी 1080 यानी 1080p है, तो आपने ये सिलेक्ट करनी है। जब ये सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो में जो वर्ड्स होंगे, जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वो क्लियर नज़र आएंगी, ब्लर नज़र नहीं आएगा। इससे ये होता है कि जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं उस वक्त हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल की होती है। बट जब हम अपलोड करते हैं ना, तो एल्गोरिदम में वो खुद ही ऑटो हो जाती है। तो आपने ऑटो से चेंज करके इसकी क्वालिटी हाई कर लेनी है, ताकि आपको विजिबल अच्छी हो, ब्लर नज़र ना आए। तो ये एक बात थी, वो मैंने बता दी। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज का हमारा जो बुक है वो है ज़ू 502 एनिमल फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है, दैट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है। और सबसे पहले जो हमने यहाँ पर देखना है, जो टॉपिक नंबर 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, वो है फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। फिजियोलॉजी होती क्या है? एनिमल फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जो भी एक एनिमल होगा उसके अंदर जो सेल्स के टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से आर्गन है, ऑर्गन से उनके अंदर डेवलप होता है ऑर्गन सिस्टम। इन तमाम जो जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, इनका फंक्शंस क्या है और ये किस तरह हमारे अंदर फंक्शन करते हैं और ये बनते कैसे, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म है जो कि फिजियोलॉजिकल हमारे जो प्रोसेस हैं हमारे जो बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, वो कुछ कानून हैं, कुछ लॉज हैं, उनको फॉलो करते हैं, जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़े हों, ठीक है, उनको भी फॉलो करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि द नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रूटेड है इन द लॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, यानी जो लॉज फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैटर से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो मात्रा को बयान करते हैं, वो यहाँ पर फिजियोलॉजी में भी अच्छे खासे जो है वो लागू हो जाते हैं। ये कैसे होंगे, इनके आप कुछ एग्जांपल नीचे उन्होंने बताई हुई है कि जो ओहम लॉज हैं, ठीक है, ओहम लॉ जो है वो कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाइज टू ब्लड फ्लो एंड प्रेशर। ये ब्लड के जो हमारे जिस्म में ब्लड फ्लो है और प्रेशर है उसके ऊपर अप्लाई होता है। आयनिक के जो करंट है हमारे जिस्म में, जो आयन्स होते हैं, साल्ट होते हैं, उनकी मिकदार, कंसनट्रेशन उनके करंट पे, और कैपेसिटेंस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन की कितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस है, वो आया कि वो परमिएबल है, नॉन परमिएबल है या सेमी परमिएबल है, कितनी ज़्यादा वो अपने अंदर से चीज़ों को पास आउट होने देती है, उनकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या है। तो ओहम लॉ, वैसे आपको बता दूं ओहम लॉ क्या होता है। ओहम लॉ हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। ओहम लॉ के वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई अगर कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक रॉड है, कंडक्टर है, उसमें से करंट अगर फ्लो कर रहा है, उस करंट को जो रेजिस्टेंस पेश आएगी, रुकावट पेश आएगी फ्लो करने में, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस का ये ओहम लॉ इन्होंने कानून दिया था कि वो जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितनी ज़्यादा हम उस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा करेंगे, उस कंडक्टर को पीछे से हीट या ज़्यादा करेंगे, तो उस कंडक्टर की क्या हो जाएगी, जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, करंट को पेश जो आएगी वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि जैसे ही हमारे पास ब्लड जो फ्लो कर रहा था उसका जब प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए, तो ब्लड को फ्लो करने में रुकावट होती है, ठीक है, तो ये ओहम लॉ के फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या है? एंड द गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ। ये बॉयल्स लॉ था, ये बॉयल एक साइंटिस्ट है, उसने पेश किया था, ये केमिस्ट्री में था और इसने गैस से रिलेटेड ये पेश किया है। इसने क्या बोला है कि जो हमारा कोई भी गैस है, ठीक है, उसका जो प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट नीचे से रखें, ठीक है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस रखी हुई है, ठीक है, उस गैस का जो है वॉल्यूम है
हमारे पास फर्स्ट इतना है, अगर हम उसका वॉल्यूम जो के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम जो जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे से हमने टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रखना है, वो चेंज नहीं करना। तो इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो गैस का जो वॉल्यूम और प्रेशर है उस वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? रिस्पायरेशन में, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि रिस्पायरेशन जब सांस लेने के अमल के दौरान क्या होता है, जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर वाला हमारे फेफड़े जो हैं हमारे जो होते हैं, ठीक है, किडनी जो लंग्स हैं उनमें हवा का प्रेशर कम होता है, तो बाहर से जो होता है हवा का प्रेशर अंदर जाता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करता है, हवा देता है। और जो कब का जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे लंग्स के अंदर तो वो हमारे जिस्म से बाहर निकल आएगी। तो इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है इन रिस्पायरेशन, वो किसको फॉलो कर रहा है? बॉयज़ लॉ को। यानी प्रेशर बढ़ने से हमारे जो जैसे ही हवा का प्रेशर हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स जो होंगे उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है? हमारी जो फिजियोलॉजी का ये प्रोसेस किसको फॉलो कर रहा है? बॉयज़ लॉ को। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी के मुताबिक जो है जो हाई चीज़ ज़मीन की जो फोर्स है ग्रेविटी की, ठीक है, जिस जो हाई चीज़ को अपनी जानब खींचती है, ज़मीन हाई चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, तो ये किसके ऊपर लागू हो रहा है? अप्लाइज टू ब्लड फ्लो, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ब्लड जो होता है वो जब हम ब्लड जो है वो भी ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ जो होता है फ़्लो करता है, पॉजिटिव जो है ये फ़्लो करता है ग्रेविटी के अंडर ही, ऊपर से नीचे। जब हम खड़े होते हैं तो ब्लड जो होता है वो अंडर द ग्रेविटी फ़्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं, ठीक है, ये मसल्स के ऊपर, मसल्स जो है हमारे जिस्म के उनकी कंट्रैक्शन के ऊपर लागू होते हैं, चेस्ट मूवमेंट के ऊपर लागू होते हैं, और ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यानी सांस लेने के दौरान भी अमल होते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फिज़िक्स के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी, जब कोई जिस्म मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उस वक्त जो अमल कर रही होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब कोई जिस्म रेस्ट की हालत में किसी एक पोजीशन पे बैठ गया तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सिमिलरली जब हमारे मसल्स हैं, ठीक है, ये हमारे बाजू के मसल्स हैं, हमारी बॉडी के जो हड्डियों के साथ ढांचे के साथ मसल्स अटैच है, ये क्या करते हैं जब ये रिलैक्स होते हैं तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। जब हमने अपने बाजू को हरकत देनी है या मसल्स को हरकत देनी है तो इसका मतलब है मसल्स कंट्रैक्शन में आ रहे हैं, तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उस वक्त हमारे मसल्स हरकत कर रहे हैं। तो मसल्स कंट्रैक्शन के दौरान हमारी जो चेस्ट मूवमेंट है और हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी सांस अंदर लेके जाना और बाहर लेके जाना भी, निकालना जो है, इन सब के दौरान हमारी क्या चीज़ हो रही होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल हो रही होती हैं, इनमें भी चेंजिंग आ रही होती है। तो इसी तरह कुछ और फिज़िक्स के ला है, जैसे इनर्शिया होता है, मोमेंटम होता है, वेलोसिटी है, ड्रैग फोर्स है। इनर्शिया क्या होता है कि जब कोई चीज़, ठीक है, चेंज कर रही हो अपनी पोजीशन को या अपनी हालत को, तो इनर्शिया जो होगा वो उस जिस्म की वो खूबी होगी, वो उस चेंजिंग को मुखालफत करेगा, उसकी मुखालफत करेगा, उसको चेंज नहीं होने देगा। मोमेंटम जो होता है ये मास बाय वॉल्यूम का जो रेशो होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं, जिससे किसी जिस्म का। वेलोसिटी क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेलोसिटी होती है, यानी अगर किसी जिस्म का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वक्त के लिहाज से चेंज हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी पैदा होगी। ड्रैग फोर्स क्या होती है? ड्रैग फोर्स बेसिकली ये होती है कि जब कोई जिस्म या कोई भी चीज़ है किसी फ्लूइड से ऊपर से नीचे डाउन की जानब हरकत कर रहा है, जैसे हवा एक फ्लूइड है, इसमें कोई चीज़ है, कोई बॉल है जिसको हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। एक ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही होती है, ठीक है, जो कि उसके जिस्म के बराबर होती है, और एक फ़ोर्स उसको ऊपर की जानब की तरफ अमल कर रही होती है जो हवा का प्रेशर होता है, ठीक है। जो हवा का प्रेशर होगा जो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है उसी बॉडी के ऊपर अमल कर रहा होगा, वो जो हवा का प्रेशर और फोर्स होती है उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जो होती है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट अमल करती है। तो ये जो सारे कानून थे जो मैंने फ़िज़िक्स के यहाँ पर आपको समझाए, ये हैं फ़िज़िक्स के, लेकिन ये यहाँ पर हमारी जो एनिमल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो वो कह रहे हैं दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल, ये थोड़ी सी एग्जांपल है, और भी जो है ढेर सारे केमिकल फिजिकल जो है लॉज हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन से हैं उनके ऊपर लागू होते हैं।
नेक्स्ट है कि हमारे पास क्यूरियोसिटी अंडरलाइंग दी, अब हमने फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि नेक्स्ट है, ये आपको खुद रीडिंग कीजिएगा, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कि फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज वो स्टडी एनिमल फिजियोलॉजी टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी एनिमल फिजियोलॉजी से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसे रिलेट करते हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है और इनको हम कैसे स्टडी करेंगे, तो और इनकी फिजियोलॉजी में सिमिलरिटीज़ क्या है, कंपैरिजन क्या है, ठीक है। एनिमल और ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और इनका कंपैरिजन क्या है, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है। स्टडी ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी है, इसने हमें कुछ ऐसे फिजियोलॉजी प्रोसेस बताए हैं जो कि ह्यूमन से भी रिलेटेड होते हैं। दीज ह्यूमन स्पीशीज शेयर द सेम फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। हम इंसान जो है एनिमल्स के साथ कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है शेयर करते हैं, यानी हमारे अंदर और उनके अंदर कुछ प्रोसेस क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो वो उन रिलेशनशिप को, ठीक है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी और एनिमल की फिजियोलॉजी में रिलेशनशिप क्या है उसको उन्होंने कैसे बयान किया हुआ है, कुछ नीचे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि द हार्ट बीट इन ह्यूमन बॉडी रिजल्ट फ्रॉम द सेम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन हार्ट फंक्शन इन फिशेज, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड एपेस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं और स्नेक्स हैं, इनका जो होता है ना हार्ट, वो भी 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 चैम्बर होता है उनके अंदर। जो उनके चैम्बर होते हैं उनमें से कुछ आर्टरीज होती हैं, कुछ वेन्स होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड लेके आती हैं टू दी हार्ट, यानी जिस्म से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट की तरफ लेके आएंगी, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड हार्ट से लेकर पूरे जिस्म की तरफ लेके जाती हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदर हमारे हार्ट का यही काम है ना, तो यही काम फिशेस के अंदर भी, फ्रॉग्स के अंदर भी, स्नेक और बर्ड्स के अंदर भी होता है, यानी उनका भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और वो भी इसी तरह फंक्शंस करता है जिस तरह हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है। पहला तो ये सिमिलरिटी होगी। दूसरी है सिमिलरिटी द मॉलिक्यूलर इवेंट्स दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स इन द ह्यूमन ब्रेन आर फंडामेंटली द सेम एज दोज प्रोड्यूस इम्पल्स इन द नर्व्स ऑफ द स्क्विड एंड क्रैब एंड रैट। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ठीक है, वो उनका शॉर्ट नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन जो हम इंसान है ना, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप है, हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। हम इंटेलिजेंस पे देखें तो हम एनिमल्स से हायर हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, चीज़ों को समझ नहीं सकते, उनमें इतनी अकल नहीं है जितनी हम में है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व इम्पल्स पैदा होती हैं, जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो नर्व इम्पल्स हम इंसानों के अंदर जनरेट हो रही हैं, वो वाली इन इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स बहुत सारे जानवरों के अंदर भी सेम मैकेनिज्म के ज़रिए जनरेट होती हैं। और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? कुछ एनिमल्स भी होते हैं हाई लेवल के जिनके अंदर अच्छा खासा जो है नर्वस सिस्टम डिवेल्प्ड होता है। लो लेवल का नर्वस सिस्टम नहीं होता, अच्छा सही डिवेल्प होता है, यानी उनका दिमाग होता है, जैसे स्क्विड है, क्रैब और रैट है। तो इनके और हमारे जो नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो जनरेट करने का अमल है वो क्या होता है? सेम होता है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। फॉर दिस रीज़न द स्टडी ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी हैव मेड इनम्बरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग जब भी एनिमल्स की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी जो है वो इल्म हो जाता है। तो आपने ये इस यहाँ पर इनकी सिमिलरिटीज याद रखनी है। वो नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो ह्यूमन सेल्स हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं was known first though the study of species of vertebrate and invertebrate animals। वो ये कहने हैं कि शुरू में जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पैदा हुए वो एनिमल्स थे, ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे, ठीक है। प्रोकैरियोट थे, फिर यूकैरियोट्स आए, फिर इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट आए, फिर मैमल्स वगैरह आए और हम इंसान पैदा हुए। तो वो ये कह रहे हैं कि इंसान की स्टडी जो है उसके टिश्यूज़ की और उसके ऑर्गन का वर्क हमें कैसे पता चला है? सबसे पहले हमने वो ऑलरेडी जो ऑर्गन्स हैं वो एनिमल्स में पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स पहले, इंसान से पहले एनिमल्स जो है ना वो दुनिया में पैदा हुए हैं। तो एनिमल्स के ऑर्गन्स पड़े हुए थे, हमने उनके टिश्यूज़ पड़े हुए थे, उन ऑर्गन्स का काम पड़ा हुआ था। तो जब ह्यूमन आए और ह्यूमन की हमने फिजियोलॉजी पढ़ी तो हमारे लिए आसानी हुई, वो ऑलरेडी हमने उसकी स्टडी की हुई थी। वेल एनिमल फिजियोलॉजी लेज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एनिमल की जो फिजियोलॉजी है ये किसकी फाउंडेशन बुनियाद बना रहा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है। दोनों आपस में रिलेट हैं। द ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? क्या हम मेडिकल के शोबे में जो होता है कि एनिमल की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं और उसके बाद साथ में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। डॉक्टर बनने के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है।
Understanding of the function and malfunction of living tissues provide the foundation for developing effective scientifically sound treatment for human disease। अब वो कह रहे हैं कि हम जब इंसान की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके ऑर्गन्स पढ़ते हैं, गुर्दे, फेफड़े, उनके काम पढ़ते हैं, उनकी उन पे उनको उन्होंने वर्क कैसे करना है, उन सब सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो हम उनके फंक्शंस को भी पढ़ते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो किन हालतों में मेल फंक्शंस हो जाते हैं, यानी काम करने के काबिल नहीं रहते उन, और उनके मौजूदगी में उन जो आर्गन्स में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको हम कैसे डील करते हैं, ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जो कि ह्यूमन से डिजीज़ को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे। उन मॉडर्न टाइम्स है ह्यूमन एनिमल जो फिजियोलॉजी है इसने क्या किया है, इसकी बदौलत जब हमने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी है तो न्यू न्यू तकनीक्स जो हैं वो पैदा हो रही हैं, और वो न्यू तकनीक्स किस में हेल्प कर रही हैं, इंसानों की डिजीज़ को कंट्रोल करने और उसकी डायग्नोस्टिक में हेल्प कर रही है। मिसाल के तौर पर कोई भी बीमारी आती है, ठीक है, इंसानों में बीमारी आ रही है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, तो कोरोना वायरस को लड़ने के लिए उसकी एंटीबायोटिक जो है बनाने के लिए, और वैक्सीन जो है, ठीक है, जो वैक्सीन है सॉरी, वो बनाई है, तो वैक्सीन का जो बनाने के बाद सबसे पहले वो वैक्सीन हम किस पे ट्राई करेंगे, हम डायरेक्ट किसी भी इंसान के ऊपर वो वैक्सीन ट्राई नहीं करेंगे कि आया कि वो वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही। हम वो वैक्सीन किसके ऊपर लगाएंगे, पहले किसी एनिमल के ऊपर लगाएंगे, जैसे रैट है, ठीक है, माइस है, डायबिटिक माइस हो गया, ज़ेब्रा फिश वगैरह, उनके ऊपर हम वो लगाएंगे वैक्सीन और देखेंगे उनके अंदर इस वैक्सीन का क्या असर होता है। अगर उसका पॉजिटिव इफेक्ट है उसके बाद हम इंसान को इम्यूनिटी देंगे, उसके इंसानों पे यूज़ करेंगे। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से एनिमल्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, नए नए रिसर्च मॉडल्स और ह्यूमन की डिजीज़ को ख़त्म करने के मॉडल्स और तकनीक पैदा कर रहे हैं। तो वो यही इधर इन्होंने बात बताई हुई है कि डिफरेंट तकनीक्स हैं जो कि जनरेट हो रही हैं यूनिक मॉडल से, के इंसान की एनिमल्स की यूज़ करके हम ह्यूमन की डिजीज़ जो हैं उनसे लड़ सकते हैं। और वो कौन कौन सी हम एनिमल्स यूज़ करते हैं, डायबिटिक माइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंजेंशली फास्ट फैट रेट्स जो पैदाइशी फैटी रैट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, ज़ेब्रा को करते हैं, फ़िश के एम्ब्रियो को हार्ट डिफेक्ट के जो होते हैं ना, वो हम क्या कहते हैं, ट्रायल के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम इंसानों पे लगाते हैं। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द डिजीज़, हम देखते हैं कि डिजीज़ का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके ऊपर किस वैक्सीन जो हमने बनाई है क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले हम ट्रायल देते हैं किसी एनिमल के ऊपर, उसके बाद हम इंसान के ऊपर लगाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 दूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।